हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल राधा कृष्ण माई लॉर्ड में। आज पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्पीड में पढ़ेंगे सारा चैप्टर स्पीड में निकालेंगे, क्योंकि हम आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देने लग जाए तो फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है, और उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? तो किसको रखा था? ब्राह्मणों को पूर्णतः मुक्त रखा था। सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया। दिल्ली का नगर की स्थापना किसने की? तो दिल्ली का को आज दिल्ली बोला जाता है, तो इसकी स्थापना तोमरों ने की थी। उस शासक का क्या नाम है जिसने विजय स्तंभ अथवा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ को ही कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, तो किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत में पहली बार आक्रमण करने वाले अरब थे। कौन थे? अरब लोग थे। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय ने लिखा था। नेक्स्ट, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है, राजस्थान में। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चंदेलों ने। किन्होंने करवाया था? चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राजस्थान में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव ययाति केसरी ने डाली थी। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? जब महमूद गजनबी ने 1025 में सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय वहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। ब्लैक पैगोडा है। ब्लैक पैगोडा कहाँ पे है? कोणार्क में है, और ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। नेक्स्ट, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? तो किस नाटक के हैं? हरिकेली नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन के झोपड़े मस्जिद की दीवारों पर अंकित है। नेक्स्ट, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक गोपाल पाल था। कौन था? गोपाल था। नेक्स्ट, पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी अथवा मुंगेर थी। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग अथवा दंतीवर्मन सेकंड था। किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहा जाता है? तो ये कंदरिया महादेव मंदिर में है। नेक्स्ट, किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को है। नेक्स्ट, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? गीत गोविंद की जो रचनाकार है जयदेव, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो ये करते थे लक्ष्मण सेन की। नेक्स्ट, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था।
जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। कोणार्क के जो सूर्यदेव मंदिर है उसके निर्माता नरसिंह प्रथम थे। नेक्स्ट, अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे, राजस्थान के अजमेर के संस्थापक थे। वह कौन सा संवत है? वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत कहलाता है? तो ये अपना त्रिकुटिक संवत है। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था और किन के बीच लड़ा गया था ये? तो ये लड़ा गया था जयचंद एवं मोहम्मद गोरी के बीच में। काफ़ी किताबें कहती है कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज ने मार दिया था, लेकिन ऐसा गलत है, क्योंकि 1192 ईस्वी में किसकी 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में 1194 में ये चंदावर का युद्ध कैसे हो गया? तो आप सोचिए। तो ये चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। दोस्तों, कभी कभी जीभ पलटती नहीं है तो मुझे वीडियो रोकनी पड़ती है। आगे आते हैं। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर किस शहर में है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा? तो ये कहा था अल मसूदी ने। नेक्स्ट, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है, तो ये मिलता है देलवाड़ा में। देलवाड़ा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। नेक्स्ट, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण देखने को मिलता है यहाँ पे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी, तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड अथवा मान्यखेत थी। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल अथवा दक्षिण भारत। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के बारे में पढ़ते हैं। बादामी में दुर्ग का निर्माण करवाने तथा बादामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो ये जाता है पुलकेशन प्रथम को। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये अपना पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर रोक दिया और उसे दक्षिण भारत बढ़ने से रोक दिया। नेक्स्ट आते हैं, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल, पांड्य को हराया जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बोले तो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? बोले तो तीनों समुद्रों का स्वामी कहा गया, तो ये कहा गया था विक्रमादित्य प्रथम को। इन्होंने विक्रमादित्य प्रथम ने चेर, चोल व पांड्यों को हराया था और उन्होंने बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब का स्वामी कहा जाता है विक्रमादित्य प्रथम को। नेक्स्ट, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था? कौन था? राजेंद्र प्रथम। श्रीलंका पर विजय करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। नेक्स्ट, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहाड़ी काटकर, एक ही पत्थर का है पूरा। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। नेक्स्ट, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, तो कौन था? पुलकेशन द्वितीय। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था पुलकेशन द्वितीय।
कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? तो चोल राजाओं की राजधानी तंजौर थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक दंतीदुर्ग था। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। दोस्तों मेरे साथ याद करते चलिए। आगे, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया? चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण दिया था। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? भारतीय सेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी, तो ये की थी राजराजा प्रथम ने। राजराजा प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। नेक्स्ट, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो किसके पास थी? चोल के पास थी। राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राष्ट्रकूटों को तेलप सेकंड के द्वारा उखाड़ फेंका था। नेक्स्ट, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किस वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का था। नेक्स्ट, किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? कविराज मार्ग की रचना अमोघ वर्ष ने की थी। नेक्स्ट, किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? तो ये कन्नड़ साहित्य की उत्पत्ति का काल राष्ट्रकूट का माना जाता है। नेक्स्ट, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय में हुआ? तो ये पल्लव वंश के राजवंश के समय में हुआ था। मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का आरंभ पल्लवों के समय हुआ था। द्रविड़ शैली का आरंभ। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया? चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था विक्रमादित्य सिक्स ने किया था। नेक्स्ट, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ? चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास राजेंद्र प्रथम के समय हुआ था। नेक्स्ट, चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला विजयालय था। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजयालय था। पल्लवों की राजभाषा थी संस्कृत। पल्लवों की राजभाषा संस्कृत थी। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे कुलंजू। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया? एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 700 ईस्वी से 800 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट, 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु और महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है गुफा में है। तो किस गुफा में है? एलिफेंटा गुफा में है। 3 मुख वाली ब्रह्मा, विष्णु व महेश की मूर्ति जो त्रिमूर्ति के नाम से जानी जाती है, ये एलिफेंटा गुफा में देखने को मिलती है। होयसाल स्मारक पाए जाते हैं, ये अपना हैलेबिड और बेलूर में पाए जाते हैं। होयसाल स्मारक हैलेबिड और बेलूर में मिलते हैं। 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में स्थित हैं? तो 12वीं सदी के राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट, दक्षिण भारत का तक्कोलम का युद्ध कहाँ हुआ? तक्कोलम का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य तक्कोलम का युद्ध हुआ था। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। और किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल, तो किन से है? हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से है। चोल प्रशासक की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की विशेषता ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता से थी। नेक्स्ट, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज्य कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला हुआ था। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? तो ये की थी कृष्ण तृतीय ने। राष्ट्रकूट शासक रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना कृष्ण तृतीय ने की थी। आगे पढ़ते हैं हम सल्तनत काल। सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक रहा था। देखिए, महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो ये की थी किताब उल हिंद की। अलबरूनी की कौन सी पुस्तक है? किताब उल हिंद। दोस्तों, बीच में मुझे रोकना पड़ता है क्योंकि खांसी हो रही है, तो दवाई तो ले ली लेकिन फिर भी आराम नहीं मिल रहा है। इस वजह से मुझे बीच में पॉज करना होता है। आगे आते हैं। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुई थी? तो ये हुई थी, बोले तो पोलो खेलते कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक जब पोलो खेल रहा था ग्राउंड में, घोड़ों पे खेलते हैं इसको, तो घोड़ों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। तो चौगान खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट, है अपना तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई हुई थी 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में, और 1192 की भी इन्हीं के बीच हुई थी। 1191 में मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जबकि 1192 में मोहम्मद गोरी जीत गया था। धोखे से मोहम्मद गोरी जीत गया था 1192 में। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और इसने 36 से 40 के बीच में राज किया था। तो पहली सुल्तान थी जो एक राजा बनी थी जिसने शासन की नींव डोर संभाली थी। नेक्स्ट, और ये कब बनी थी? 1236 से 1240 के बीच में। मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था जाटों के विरुद्ध हुआ था। मोहम्मद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जाटों ने इनका खजाना काफ़ी लूट लिया था जब रास्ते से निकल रहे थे तब। तो उनके वापस इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था मोहम्मद गजनबी ने जाटों के विरुद्ध। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध हुआ था? तो ये हुआ था
हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन था? मोहम्मद गौरी। किसने एकतादारी प्रथा चलाई थी? तो ये चलाई थी इल्तुतमिश ने। लाख वंश के नाम से लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। भारत में गुलाब वंश का संस्थापक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन के कार्य को किसने पूरा किया? कुतुबुद्दीन के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा किया। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया। नेक्स्ट, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी एग्जामों में पूछा जाता है। तो ये मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था महमूद गजनवी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी था। कौन सा शासक दास अथवा गुलाम वंश से संबंधित है? तो ये अपना इल्तुतमिश है। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर आक्रमण 17 बार किया। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। नेक्स्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार नियमों और मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? तो स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविता लिखा करता था? तो ये सिकंदर लोदी गुलरुखी के नाम से सिकंदर लोदी कविताएं लिखा करता था। नेक्स्ट, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो किसने किया था? गुजरात का था सोमदेव मंदिर का सोलंकी शासक भीमदेव सेकंड। आप जानते हो मोहम्मद गौरी से पहले कौन शासक आया था जो भीमदेव प्रथम को हराया था? तो इसके बाद भीमदेव सेकंड ने उस सोलंकी को मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया, क्योंकि उसके आक्रोश में बैठा हुआ भीमदेव सेकंड कि अब कोई आया और मैंने उसको पराजित किया। मोहम्मद गौरी को भीमदेव सेकंड ने पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? संसबनी वंश का शासक था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी हुआ करता था। भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी चौधरी हुआ करता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो ये हुआ था सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का स्थापित हुआ।
किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ये फिरोज शाह तुगलक के समय सबसे ज़्यादा गुलाम थे, लगभग 80,000 के लगभग, के 1,80,000 थे लगभग। आप बताइए 80,000 थे या 1,80,000 थे? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज शाह तुगलक के समय। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण था मुसलमान। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति, उसका नाम बताइए जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवा दिया था। आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश का कारण बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। क्यों? यहाँ के पंडित बहुत ज़्यादा विद्वान थे। यहाँ पे लगभग 90 लाख किताबें और पांडुलिपियाँ थी। 90 लाख किताबें और पांडुलिपियाँ थी। यहाँ के जो ज्योतिष थे, पंडित थे, बहुत ज़्यादा विद्वान हुआ करते थे। नेक्स्ट, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तबकात ए नासिरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था। नेक्स्ट, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। तोल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। नेक्स्ट, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया था? इब्न बतूता ने। इब्न बतूता ने डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। तैमूर वंश ने किस वर्ष में भारत का आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में। तैमूर लंग ने भारत में 1398 ईस्वी में आक्रमण किया। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो ये माना जाता है सितार को। सितार को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। नेक्स्ट, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंद अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। नेक्स्ट, तुगलकानामा के रचनाकार का नाम अमीर खुसरो है। तुगलकानामा किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, सेवक हुआ करता था, तो उसने अक्ता प्रदान की थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट, सल्तनत काल के सिक्के, टका, ससगणी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? ये बने थे चांदी तांबा के। किसके? चांदी तांबा के। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के लिए। नेक्स्ट, तैमूर लंग किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग 1398 ईस्वी में आया था और इसने नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय आक्रमण किया था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो किसने किए थे? मोहम्मद गजनबी ने। नेक्स्ट, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा की जगह पहले संस्कृत विद्यालय
हुआ करता था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसने सबसे ज़्यादा नहरों की व्यवस्था की थी, तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के समय हर जगह उसके समय सबसे ज़्यादा नहरों का विकास किया गया था। नेक्स्ट, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया था इल्तुतमिश के। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के समय। नेक्स्ट, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो किसकी उपाधि धारण की थी? तोताए हिंद की उपाधि धारण की थी बलबन ने। नेक्स्ट, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, याद रखिएगा, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी। और इसे भी याद रखना, नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, जबकि सबसे ज़्यादा अत्यधिक नहर निर्माण का कार्य फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी जी की आकृति बनी हुई थी? तो ये बनी हुई थी मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। एक तरफ लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई थी, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी की तस्वीर बनी हुई थी। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही लिखी? तो ये लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो ये लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर एवं बुक्का ने। दो भाई थे, हरिहर बुक्का। इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली शासक था कृष्णदेव राय। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्ग हुआ करती थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में देखने को मिलते हैं, हम्पी में। नेक्स्ट, विजयनगर प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? कृष्णदेव राय ने। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया था, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुम्बज और अपने मरमसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अपना मोहम्मद आदिल शाह है। नेक्स्ट, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कालीकट था। गलीचा निर्माण के लिए कालीकट प्रसिद्ध था विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 14वीं सदी में। नेक्स्ट, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था?
कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक में। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बेल्लारी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि। कृष्णदेव राय के समय दरबार में 8 तेलुगु कवि हुआ करते थे। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। नेक्स्ट, कलहन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, किसने आगे बढ़ाया? ये बढ़ाया था जौनराज एवं श्रीवर ने। कलहन की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, इसको राजतरंगिणी को, और इसको किसने आगे बढ़ाया था? जौनराज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमनसाय ने या अथवा हसन गंगू ने। देखिए, हसन गंगू अलाउद्दीन हसन बहमनसाय का ही नाम था। नेक्स्ट, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोट का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोट का युद्ध हुआ। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है? जैनुल आबदीन। कश्मीर का शासक जो कश्मीर अकबर के नाम से जाना जाता है? जैनुल आबदीन। नेक्स्ट, विजयनगर किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? कृष्णदेव राय का। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? महमूद गामा को। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं? हजार रामास्वामी मंदिर में। कहाँ पे? हजार रामास्वामी मंदिर में। वहाँ पे रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। नेक्स्ट, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने करवाया था? नुसरत शाह ने। नुसरत शाह ने महाभारत को बंगाल में बांग्ला भाषा में अनुवाद करवाया था। अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह फर्स्ट ने। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी में। याद रखना, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं, कहाँ पे है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट, 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन पढ़ते हैं। आइए, भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक प्रतिपादक थे रामानुज आचार्य। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक रामानुज आचार्य थे। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर की शिक्षा के द्वारा फैला था। नेक्स्ट, कबीर के गुरु कौन हुआ करते थे? रामानंद जी। कबीर के गुरु रामानंद थे। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? मगहर अथवा वाराणसी में। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने
उसका जन्म कहाँ हुआ? पश्चिमी बंगाल में। आदि शंकर का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। बीजक के रचयिता कौन है? कबीर। नेक्स्ट, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? गौड़ीय संप्रदाय से। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? वल्लभाचार्य ने। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? शंकराचार्य। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य माने जाते हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। गुरु नानक का धर्म उपदेश मानव बंधुत्व का है। प्रसिद्ध भक्ति कवयित्री मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। नेक्स्ट, किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? तो किसने रोका था? रामानुजाचार्य ने। इसने शूद्रों को भगवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका था। नेक्स्ट, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। भक्त तुकाराम जहांगीर के समय के हैं। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो ये किया था रामानंद जी ने। नेक्स्ट, किस गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरमुख लिपि की शुरुआत की थी? ये की थी गुरु रामानंद ने। नेक्स्ट, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ? तलवंडी में अथवा ननकाना में। तलवंडी को ही ननकाना कहा जाता है। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक जी को। चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल नदिया में है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु शंकर देव थे। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था। नागार्जुन नहीं था। नेक्स्ट, सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन पढ़ते हैं। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? कौन था? मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? इम्पोर्टेंट है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है इस्लाम से। दारा सिकोई ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर्रे अकबर का। दारा सिकोई ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? याद रखना, दारा सिकोई ने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था सिर्रे अकबर के नाम से। नेक्स्ट, भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती सिलसिले को। चिश्ती को किसको? चिश्ती को। और चिश्ती के हम जानते हैं चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए थे? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती ने। नेक्स्ट, दारा सिकोई ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? कादिर को। किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी? शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती की। नेक्स्ट, किसे? शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी शेख सलीम चिश्ती को। नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा जाता है? बख्तियार काकी ख्वाजा कुतुबुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। महाकाव्य विभक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? शेख इब्राहिमुद्दीन गरीब था। अकबर, जिसे सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम का जन्म हुआ था, वह था शेख सलीम चिश्ती।
नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम मुगल काल के बारे में। मुगल काल 1526 से 1857 ईस्वी तक चला था। मुगल काल का प्रारंभ बाबर ने किया था और 1857 में बहादुर शाह सेकंड के समय तक माना जाता है। देखिए मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। 1526 ईस्वी में इसने स्थापना की थी इब्राहिम लोदी को हराकर। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया था? मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी इब्राहिम लोदी को, बोले तो लोदी वंश को। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। भारत में जीटी रोड बनवाई थी। जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का। किसका करवाया था? बुलंद दरवाजा का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। 6 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। दीन-ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। नेक्स्ट, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में हुआ रहा करता था? अकबर के दरबार में। तानसेन कहाँ का था? ग्वालियर का रहने वाला था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? फारसी। इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला अकबर था। किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत के प्रथम युद्ध में। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठ चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था? तो चित्रकारी जहांगीर के समय चरमोत्कर्ष पे थी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। हुमायूंनामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? रज्जमनामा के नाम से। नेक्स्ट, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? कौन थे? बहादुर शाह सेकंड। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल था। अकबर के समय भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल था। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बीजू बावरा किसके शासनकाल में विश्वविख्यात थे? तो तानसेन और बीजू बावरा अकबर के दरबार में हुआ करते थे। नेक्स्ट, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां ने। शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र की थी। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षण कौन था? बैरम खान था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। महेश दास का नाम अकबर ने बीरबल रख दिया, बीरबल की उपाधि दे दी थी। किस मुगल शासक को 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो ये हुआ था औरंगजेब का। जीटी बोले तो ग्रांड ट्रैक सड़क जोड़ती है। ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी और ये जोड़ती है कोलकाता व अमृतसर को। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? लोदी वंश का इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। नेक्स्ट,
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर कहा जाता था, तो ये कहा जाता था औरंगजेब को। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रह करता था? ये फैजी अकबर के दरबार में रहा करता था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? तो ये की थी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट, किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? तो चौसा की लड़ाई शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई, हुमायूं पराजित हुआ। इसके बाद शेरशाह सूरी ने शासन किया। इसके बाद दूसरी बार हुमायूं जीत गया। कब? लगभग 55 में। आगे आते हैं, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो ये दिल्ली में है। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। पहले तो 1530 से 39 तक 40 तक किया था, फिर इसके बाद दोबारा हुआ 55 में लिया था। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो ये करवाया था जहांगीर ने। फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती की मकबरे को संगमरमर से करवाया था जहांगीर ने। किसे मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया था और बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो ये दफनाया था बाबर को। बाबर को पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में इसकी एक अफगान विधवा सबको लेकर काबुल ले गई थी और फिर इसके बाद में उसको एक बाग में दफनाया था। नेक्स्ट, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की नींव रखी थी, तो ये रखी थी 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो ये हुई थी हुमायूं की लगभग 1556 ईस्वी में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी। दास्तान ए अमीर हज्जा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अब्दुस समद के द्वारा। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? हजरत ए आला की उपाधि शेरशाह सूरी ने अपनाई थी और बाद में सुल्तान की अपनाई थी। नेक्स्ट, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ दार उल इस्लाम है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो ये कहा था A.M. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह ने बनाया था। नेक्स्ट, म्यूर सिंहासन बोले तो तख्त ए ताउस के नाम से जाना जाता था पहले, म्यूर सिंहासन। तो म्यूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला।
नेक्स्ट, मयूर सिंहासन के बारे में आप जानते होंगे। लगभग 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला पे से नादिर शाह लूट के ले गया था। ईरान के शासक नादिर शाह मोहम्मद रंगीला पे से लूट के ले गया था। उस वक्त आक्रमण किया था किसने? नादिर शाह ने। नेक्स्ट, शेर शाह के बचपन का नाम था, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खान था। नेक्स्ट, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेर शाह की। जाप्ती प्रणाली शेर शाह की उपज थी। मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज़ महल का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा वीर कहा जाता था? ये कहा जाता औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये पंचमहल का। अकबर द्वारा पंचमहल बनवाई गई थी, ये बौद्ध विहार की तरह थी। पंचमहल के बारे में आप जानते होंगे। पंचमहल लगभग अकबर ने 1571 से 85 के बीच में बनाया गया था और ये महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे गोलकुंडा व बीजापुर। नेक्स्ट, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो ये राबिया उद्दौरानी का मकबरा अथवा बीबी का मकबरा दूसरा ताजमहल कहा कहलाता है। नेक्स्ट, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना ने सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो ये औरंगजेब के समय थे। नेक्स्ट, किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? ये कहा था अबुल फजल ने। दीन ए इलाही किसने प्रतिपादित किया था? अकबर ने, और इसको अपनाने वाले एकमात्र हिंदू बीरबल थे। नेक्स्ट, अनवार ए सुहली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का है। पंचतंत्र को अनवार ए सुहली ग्रंथ में ट्रांसफर किया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। पक्षियों के दरबार जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। नेक्स्ट, मुगल प्रशासक में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सरकार के नाम से। नेक्स्ट, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो सिखों के पांचवें गुरु तेग बहादुर थे। सिखों के पांचवें गुरु कौन से थे? पांचवें गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के जिम्मेदार औरंगजेब थे। नहीं दोस्तों, पांचवें गुरु तो अर्जुन देव थे। तो गुरु तेग बहादुर, पांचवें तो आपको पता है अर्जुन देव थे। तो गुरु तेग बहादुर 9वें नंबर के गुरु थे और इनकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी। नेक्स्ट, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? तो ये रखा था बाबर। जब जहीरुद्दीन मोहम्मद शासक बना तो उसका नाम उसने बाबर रख लिया। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसने निर्देशन में हुआ वह है फैजी। नेक्स्ट, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां ने। किस मुसलमान विद्वान का हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? तो ये अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाने के द्वारा
हिंदी साहित्य के लिए सबसे बड़ा योगदान है। अकबर द्वारा बनाए गए श्रेष्ठतम इमारत कौन सी है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये उद्देश्य था महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। नेक्स्ट, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था? तो ये जला दिया था राजा राम ने। अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? ये मारे गए थे यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय। यूसुफ जाइयों के विद्रोह को दबाते समय बीरबल की मृत्यु हो गई थी और ये अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट, अकबर ने कविराज की उपाधि किसे दी थी? तो ये दी थी बीरबल को। नेक्स्ट, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी? ये की थी वीर सिंह बुंदेला ने। जहांगीर के निर्देशन पे अबुल फजल की हत्या किसने कर दी? वीर सिंह बुंदेला ने। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? नूरजहां ने। नूरजहां ने एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया था। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीना। मुगल सम्राट औरंगजेब बीना बजाते थे। नेक्स्ट, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? तो ये लाहौर में दफनाया गया था। जहांगीर को लाहौर में दफनाया गया था। प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो ये हरविजय सूरी थे। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो ये आए थे पीटर मुंडी। पीटर मुंडी शाहजहां के काल में भारत आया था। अकबर के दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया था? दीन ए इलाही एक धर्म बनाया था अकबर ने। ये 1582 ईस्वी में चलाया था और एकमात्र हिंदू अपनाने वाले बीरबल थे इसको। नेक्स्ट, दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मराठा राज्य से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक शिवाजी हुआ करता था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या थी? तो चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। नेक्स्ट, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि के द्वारा। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो मराठा और किसके पेशवा, देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई, दोस्तों खांसी हो रही है इस वजह से मुझे फौज करना होता है। चलो आगे आते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो 1761 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। देखिए इसमें अफगानिस्तान और मराठा युद्ध था ये, जिसमें हम जानते हैं अफगानिस्तानों की विजय हुई थी, मराठा इसमें हार गए थे। अफगानों की जीत हुई थी और ये कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। 14 जनवरी 1761 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था। आगे आते हैं। अष्टप्रधान
मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में हुआ करती थी? तो ये हुआ करती थी शिवाजी के शासनकाल में। नेक्स्ट, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो ये अपना मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। वह कौन सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ लाने के लिए भेजा था? तो ये अफजल खान को भेजा था। नेक्स्ट, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो ये औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद करवा दिए थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए? 1666 ईस्वी में। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करता था वह था सुमंत। नेक्स्ट, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक किया था? तो ये किया था जून 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट, शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान था कर्नाटक अभियान। 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का क्या परिणाम था? किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई थी। नेक्स्ट आते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1718 के बीच में लड़ा गया था। इसके दौरान सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान सबसे अंतिम संधि थी कानपुर की संधि। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 82 के बीच में हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था? माधवराव नारायण के समय। नेक्स्ट, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था 1803 से 6 के मध्य एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के समय मराठी पेशवा था। उस समय बाजीराव सेकंड था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव सेकंड। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता था? माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता था। नेक्स्ट, शिवाजी की मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था? कोलाबा में। कहाँ पे? कोलाबा में। नेक्स्ट बढ़ते विविध मध्यकालीन भारत। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? जैनक था। नागर, द्रविड़ और बेसर शैली हुआ करती थी। नागर, द्रविड़ और बेसर यह भारतीय मंदिर वास्तु की 3 मुख्य प्रमुख शैलियाँ थी। जो नागर उत्तर भारत में थी, द्रविड़ दक्षिण भारत में थी और बेसर मध्य भारत में थी। ये दोनों का मिश्रित रूप थी बेसर। नेक्स्ट, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है। किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? राजस्थान के जयपुर के जयसिंह सेकंड ने। सवाई जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण किया था। कौन बीज गणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? भास्कर बीज गणित के लिए जाने जाते हैं। कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? बीना। कौन सा? बीना सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ये की थी जीआईपी ने, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। नेक्स्ट, भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। नेक्स्ट, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। दोस्तों, ये प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग नहीं थे, प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गवर्नर जनरल तो आपको पता है कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। आगे आते हैं, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने लिखी थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक किसने किया? गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक कौन था? गोविंद सिंह। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो ये किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। लॉर्ड क्लाइव के और सिराजुद्दौला का मध्य युद्ध हुआ था। लॉर्ड क्लाइव इसमें जीत गए थे और सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। हड़प नीति बोले तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा, इसमें जो ऑप्शन में दिए हुए थे तो ये कब्जे में किए थे, और भी किए गए थे बहुत से। नेक्स्ट, ये लेकिन 1799 में किए पूछा गया है, तो ये झांसी, नागपुर और सतारा किए गए थे। आगे, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो ये किया था चूड़ामन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैन्य शक्ति के रूप में? चूड़ामन ने किया था। किसे जाटों का अफ्तालून बोले तो अफलातून, प्लेटो ऑफ जाट्स, एक जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था। तो ये सूरजमल को कहा जाता है। जाटों का जो भरतपुर के हुआ करते, राजस्थान के भरतपुर जिले के सूरजमल जाट हुआ करते थे, इसे जाटों का अफलातून व जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे बेंटिंग। आगे, वोडियार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था 1758 ईस्वी में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने पढ़ी थी? 1835 ईस्वी के मैकाले के मिनट से। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे रणजीत सिंह। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी हुआ करता है। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट जारी शुरू किया था? तो डाक टिकट लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ था। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिक को। विलियम बेंटिक को ठगी प्रथा का
समाप्त करने और सती प्रथा को समाप्त करने बोले तो लगभग कब 29 में, और 29 कब, लगभग 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट आते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में लॉर्ड क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। कौन था? हेस्टिंग। लॉर्ड क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग। नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति बोले तो रिंग्स फेंस पॉलिसी संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। नेक्स्ट, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह शुजा से। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया, सर आयरकूट। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया था, सर आयरकूट। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। नेक्स्ट, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था, तो ये था बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में आप जानते हो अंग्रेजों की विजय हो गई थी। इसमें 1764 ईस्वी को लड़ा गया था ये, और इसी से ही भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व संस्थापित कर दिया था। नेक्स्ट, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुक्रचकिया से। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। किस समय दिल्ली के शासक कौन थे? शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड उस समय शासक हुआ करते थे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 ईस्वी में। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग के समय। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था? किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग के समय पिट्स इंडिया एक्ट आया था। नेक्स्ट, भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। पिट्स इंडिया एक्ट के समय वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर नहीं हुआ करते थे। उस वक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो ये क्वेश्चन गलत है, मुझे भी डाउट लगा, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे? कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस हुआ करते थे। तो इसको काटिए, चलो छोड़ो आगे। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी? तो लॉर्ड क्लार्क ने बिछवाई थी। भारत में ब्रिटिश भूराज्य प्रणाली का किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदारों ने। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? बम्बई में। नेक्स्ट, रेतबाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रेतबाड़ी व्यवस्था 1820 ईस्वी को स्थापित की गई थी। रेतबाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के समय स्थापित की गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। नेक्स्ट, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे वायनाड जनपद में।
भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी प्रथम जनगणना 1771 ईस्वी को, जबकि एक स्थायी रूप से लागू 1781 ईस्वी को हुई थी। सॉरी दोस्तों, ये 1700 नहीं 1872 था। कितना? 1872 में लॉर्ड मेयो के समय प्रथम जनगणना हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुई थी। आगे आइए, 53 के समय हुई थी वो। भारत में प्रथम रेल लाइन 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुई थी? बम्बई और थाने के मध्य। बम्बई और थाने के बीच ये पहली ट्रेन चली थी लॉर्ड डलहौजी के समय। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी एवं बम्बई प्रेसिडेंसी की रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था गया बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहारिक आधिकारिक अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यवहारिक अधिकार अंतिम रूप से 1833 का चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया गया था। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों ने अपेक्षा की गई थी कि खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड डिस्पैच को। वुड के घोषणा पत्र को जो 1854 ईस्वी में आया था, उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कलकत्ता में जो 1817 ईस्वी में स्थापना हुई थी, किसने की थी? डेविड हेयर ने। पहली आधुनिक पर्सन मिल स्थापित की गई थी रिसरा में। रिसरा कहाँ पे है? बंगाल में। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना बिहार में की गई थी। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट का प्रारंभ कब किया गया था? 1925 ईस्वी में। पुनः इसको 2017 में मिला लिया गया था। नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी गई थी? तो ये दी गई थी धन के निष्कासन से। भारत से धन ब्रिटेन ले जा रहा था, तो इसको दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं आधुनिक भारत। तो यहाँ तक के लिए हमने पहले पढ़ा दिया था आधुनिक भारत। यहाँ तक के लिए आज के लिए इतना ही ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।